Now in today's class we are going to proceed with our next concept, that is transportation. सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन में कि भैया जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड की करता है, फूड की करता है, ऑक्सीजन की करता है और वेस्ट मटेरियल की करता है, राइट। अब अगर मैं ब्लड की बात करूं, ब्लड होता है क्या, देखो ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, हम क्यों ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। तो देखो टिश्यू क्या होते हैं, अगर टिश्यू की हम बात करें तो टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। ये हमने पढ़ा था, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, उसको आप टिश्यू कहते हैं, यही होता है आपका। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूं कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, टिश्यू दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एक ऐसा टिश्यू जो क्या काम करता है, जो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्लियर हो गया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, इट आल्सो स्टोर फैट, हेल्प मूव न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। यही तो ब्लड कर रहा है, help move nutrients and other substances between tissue and organs and help repair damaged tissue and help repair damaged tissue। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। मोटी मोटी बात आप ये समझो कि ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये बात समझ में आ रही है कि ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट। ओके, उसके बाद देखो आगे, blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended। अब बात आती है कि प्लाज्मा क्या होता है। अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं तो देखो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्लड। प्लाज्मा क्या होता है, लार्जेस्ट। देखो जैसे कि मान लो ये एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसमें फ्लूइड, इसमें एक फ्लूइड होता है, क्या होता है, फ्लूइड, सॉर्ट ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, जिसमें जितने भी आपके रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं, ये उसी लिक्विड में होते हैं। इट मेक्स अप मोर देन हाफ, अबाउट 55% ऑफ इट्स ओवरऑल कंटेंट, किसका, ब्लड का। When separated from the rest of the blood, plasma is light yellow, ये इसका कलर होता है, लाइट येलो लिक्विड। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, इट कैरीज वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम्स। तो जो चीज मैंने आपको अभी बताई, पहले ये चीज समझ में आ रही है कि देखो जैसे कि ये आपकी ये आपका एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इसमें एक फ्लूइड है, सॉर्ट ऑफ ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड आपका प्लाज्मा है। जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स है, कौन कौन से, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सारे इसी में ही होते हैं। समझ में आ गया प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। तो देखो आपको क्या कहा जा रहा है, प्लाज्मा करता क्या, देखो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा क्या करता है, किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन करता है, किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड की, कार्बन डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजनस वेस्ट की, और किस फॉर्म में करता है, डिसॉल्व फॉर्म में करता है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है आपका, ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था प्रीवियस सेक्शन में कि रेड ब्लड सेल में ऐसा क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है, कौन सी, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। इसके अलावा और भी काफी सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आपको कहा जा रहा है वी नीड पंपिंग ऑर्गन, नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड अ सिस्टम। इस पूरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। पहला, एक पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड को पुश करे, पंप करे, जिससे कि ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करे। समझ में आ गया। दूसरा, हमें एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब चाहिए। तीसरा, आपको एक सिस्टम चाहिए।
ये तीनों चीजें ही जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। तो आज हमें तीनों चीजें पढ़ी, जैसे ये तीनों चीजें हो जाएंगी, पंपिंग ऑर्गन, नेटवर्क ऑफ ट्यूब और सिस्टम, आपका ये कंसेप्ट जो है खत्म हो जाएगा। हो गया क्लियर यहां तक? ठीक है। अब देखो आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस पंपिंग ऑर्गन की। तो जहां तक पंपिंग ऑर्गन की हम बात करते हैं, वो पंपिंग ऑर्गन क्या होता है हमारी बॉडी में? हार्ट। वो क्या होता है हमारी बॉडी में? हार्ट। ठीक है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। जैसे हमारी ये मुट्ठी है, जो हमारी फिस्ट का साइज होता है, वही हार्ट का साइज। समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे देखो। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। भाई ब्लड में ही कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होती है डिजोल्व फॉर्म में, और ब्लड में ही रेड ब्लड सेल्स की हाई एफिनिटी की वजह से ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ब्लड में दोनों गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड। हार्ट में क्या होते हैं? डिफरेंट चैम्बर होते हैं, और वो क्या मेक श्योर करते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड है, जैसे कि एक ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, एक वो भी हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, और एक टाइप पे ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन ना होकर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी हमारी बॉडी में फ्लो करता है। तो ये आपस में मिक्स ना हो जाए, ये आपस में मिक्स ना हो जाए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आगे देखो क्या कहा जा रहा है आपको। फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको क्या कहा जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वो पहले कहां पर जाता है? वो लंग्स में जाता है। जाता है ना लंग्स में? लंग्स में फिर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, ये हमने पढ़ा था। किसके थ्रू होगा? वो एल्वियोली के थ्रू होगा, ये हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। राइट। तो यही आपको कहा जा रहा है, हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। तो ब्लड ने क्या किया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो लंग्स में दे दी, और वहां से क्या एब्जॉर्ब कर लिया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लेके वो ब्लड कहाँ चला गया? हार्ट में, जो हमारी बॉडी का क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन। अब जो ब्लड हार्ट के पास, हार्ट में आ गया, वो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ये पूरी बॉडी में क्या होता है? पंप आउट होता है। अब कैसे होता है ये भाई हम समझेंगे इस चीज। पहली बात ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस को समझते हैं। देखो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे होता है, कैसे पंपिंग होती है, कैसे ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में जाती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper chamber of the heart on the left। पहले मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप देखो ब्लड का स्ट्रक्चर देखो, अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखो, देखो ये है आपका, इसमें आपके चार चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर होता है आपका ये राइट एट्रियम, एक चैम्बर होता है आपका राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कितने चैम्बर हो गए? 4। 1 2 3 और 4। ये बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या देखो, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सबसे पहले देखो कहां पर आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले लंग से कहां पर पहुंचता है आपका? एओर्टा में। यानी किसमें आ गया ये किसमें आ गया? आपका लेफ्ट एट्रियम। किसमें आ गया? लेफ्ट एट्रियम। देखो ये चीज आपको यहाँ बोलनी जा रही है। अगर आप यहाँ समझो क्या कहा जा रहा है आपको, आपको यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो आपका, ये देखो, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट।
इसको आप क्या कहते हो, लेफ्ट एट्रियम कहते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये देखो, लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस रूट से होता हुआ कहां पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। किस पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। ये चीज समझ में आ रही है, किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है। अब आप ये समझो, जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, जब इसमें ब्लड आ रहा होता है तब ये रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने का मतलब, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहाँ पर आ पाए, ये कलेक्ट कर पाए। जब ब्लड का फ्लो आ रहा है वहां पर, तो पहले तो ये क्या होता है, रिलैक्स होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर से देखो, पहले फर्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका, लंग से कौन सा वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहां पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। कहां पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। पहले बताओ, ये चीज क्लियर होगी, कहां पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, पहले रिलैक्स हुआ है, ठीक है। व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, जब ये ब्लड को कलेक्ट कर रहे तब तो ये रिलैक्स होता है, तब क्या होता है, यानी कि फैल जाता है। समझ में आ गया। इट देन कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये ब्लड को आगे की तरफ पुश कर रहा है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, यानी कि अब हो क्या रहा है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है कहां पर जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आ रही है बात, लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है आपका वो कहां पर जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप ये क्लियर हो गया आपको कि लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। जब वो ब्लड आ रहा था तो ये लेफ्ट एट्रियम क्या हो रही थी आपकी, रिलैक्स हो रही थी। उसके बाद फिर ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो ब्लड है ये कहां पर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्लियर हो गया, हाँ जी। हाँ, वो तो कंटिन्यूटी तो चलते रहते, प्रोसेस तो चलता रहता है, लेकिन एक एक करके कैसे हो रहा है उस चीज को समझ रहे हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, पहले जो लंग से ब्लड है वो कहां पर आया, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर वो ब्लड कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या कहा जा रहा है आपको, इसके बाद आगे ये कहा जा रहा है, द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी। फिर यहां से जो ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से इसकी सप्लाई पूरी बॉडी पर हो जाती है। अच्छा देखो, ब्लड में क्या थी, ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला वो ब्लड था उसकी सप्लाई पूरी बॉडी को हो गई। तो पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स है सभी ने उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब वो कौन सा ब्लड हो गया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी। अब कहां पर आता है ब्लड, टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम। अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर जाएगा, राइट एट्रियम। कहां पर जाएगा, राइट एट्रियम। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो अभी तक आपने ये देखा, पहले जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां पर आया, वो आया लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होके वो ब्लड कहाँ आ गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो जो ब्लड है आपका उसकी सप्लाई जो होगी पूरी बॉडी में होगी। पूरी बॉडी में के जितने भी आपके सेल्स हैं उन्होंने क्या कर लिया, वहां से उस ब्लड से ऑक्सीजन को रिसीव कर, ऑक्सीजन की सप्लाई उस ब्लड ने कर दी। अब उसमें क्या हो गया, वो कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब वो जो ब्लड है उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया। और फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर आ गया आपका, वो आ गया राइट एट्रियम। कहां पर आ गया, राइट एट्रियम में। यहां तक समझ में आ रही सारी बात। तो थर्ड स्टेप क्या हुआ आपका, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो थर्ड स्टेप क्या हुआ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई कहां पर चली गई, द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कहां पर चली गई, टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टेप 4 क्या हुआ, फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी से वो जो ब्लड है, पर ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, उसकी सप्लाई कहां पर होगी, राइट एट्रियम। ये समझ में आ गया। अब जो आपका वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहले बताओ मेरी बात समझ में आ रही है। देखो यहां से फ्लो को देखो, ये आया, इसकी सप्लाई फिर होगी पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर इसकी सप्लाई जो पूरी बॉडी में, यहाँ पर इसकी सारी सप्लाई होगी, यहाँ आके इसकी पूरी बॉडी में सारी सप्लाई होगी, होगी ना। अब देखो, अब इसके कलर को नोटिस करो, यहाँ पे पूरा रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना पूरा यहाँ पे रेड। इससे आगे इसका कलर चेंज हो गया।
कलर चेंज होने का मतलब अभी कैसा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद अब इसका कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अब ये ऑक्सीजनेटेड नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड है। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ से इस रूट से ये कहाँ पर आ गया आपका, राइट एट्रियम। ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। अब राइट एट्रियम क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर कहाँ पे चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, कॉरस्पॉन्डिंग का जो एक्जैक्टली उसके नीचे है। द राइट वेंट्रिकल डायलेट, डायलेट्स का मतलब रिलैक्स, डायलेट्स का मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, अब रिलैक्स करेगा। देखो एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है, वो रिलैक्स। द राइट वेंट्रिकल डायलेट, डायलेट्स का मतलब रिलैक्स करेगा। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, तो अब आपका ब्लड कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ये समझ में आ रही है बात, कहां पर आ गया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड ये कहां पर जाएगा, लंग्स में। और किस चीज के लिए जाएगा, टू गेट ऑक्सीजनेटेड। मीन्स भैया अब जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जो ब्लड है उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। और बिकॉज ऑफ द रेड ब्लड सेल विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन ड्यू टू रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से वो सारा का सारा ऑक्सीजन लंग से क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कहानी क्लियर होगी, ठीक है। Since ventricle have to pump blood into various organs, they have thicker muscular wall. अब ये वैसे आगे भी आएगा, थोड़ा सा मैं आपको इसका मतलब अभी समझा देता हूँ, नहीं तो आपके माइंड में रहेगा इसका मतलब क्या। देखो जो वेंट्रिकल है यहाँ पे देखो, मैं ब्लैक कलर से आपको शो कर, ये वाला पार्ट, इनकी वॉल्स देखो थिकर है ना। तो आपको कहा जा रहा है जो वेंट्रिकल है इसकी वॉल थिक होती है। क्यों होती है, आप ये समझो। बिकॉज यहाँ से जो ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड जो है बहुत प्रेशर से जाता है, इसलिए वॉल ठीक होती है ताकि वो प्रेशर को सस्टेन कर पाए। अदरवाइज क्या होती है, ये ब्रेक कर सकती है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखिए ऑक्सीजन की जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हर टाइम में बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए बहुत स्पीड से यानी कि बहुत प्रेशर के साथ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करता है, और वो फ्लो करता है वेंट्रिकल के थ्रू। इसलिए वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है, एक मिनट, तो वेंट्रिकल्स की वॉल होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। अब जैसे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से निकल गया, देखो पहले इसी चीज पर आते हैं जो अभी हमने पढ़ा। पहले बताओ ये चीज समझ में आई आपको, जो आपको यहाँ पे बताया गया है। आपको क्या बताया गया कि वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन एंड दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन द एट्रिया, walls ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricle contract। देखो यहाँ पर वॉल्स होते हैं, अगर आप देखो, देखो ये वॉल्स है। अब ये जो वॉल्स होता है जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड यहाँ से नीचे आ रहा है ना, ब्लड यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये देखो ये इनका मूव ऐसे बंद हो जाता है ताकि जो ब्लड है वो वापिस ना आ जाए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी आपको वॉल्स दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वॉल्स है, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो वापिस ना ऊपर आ जाए। यहाँ से ब्लड जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड नीचे आ रहा है ना, लेफ्ट एट्रियम से कहां पर आ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये वॉल जो है ये बंद हो जाता है ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो जाए, उसका वापिस ना आ जाए। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया आपको आगे, walls ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricle contract। ये क्लियर हो गया, वॉल्स का क्या काम होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, अब देखो ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। अब देखो इसमें होता क्या है, अब जो आपका ब्लड है वो कौन सा वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, वो लंग्स में आ गया, ठीक है। द सेपरेशन, अब आपको क्या कहा जा रहा है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। देखो एक साइड से जो आपका ब्लड फ्लो कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और एक साइड से कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जो सेपरेशन है इसी की वजह से तो पॉसिबल हुआ है। आप यहाँ देखो ना, ये जो सेपरेशन है आपका, ये जो आपका सेपरेशन है, ये देखो ये जो सेपरेशन है कि भैया ये वाली जो साइड है ये है ऑक्सीजनेटेड की,
और ये वाली साइड में फ्लो करेगा डीऑक्सीजनेटेड। तो मिक्सिंग का कोई, तभी तो मिक्सिंग नहीं होती है। तो ये जो पार्टीशन है इसकी वजह से, ये जो सेपरेशन है, यानी कि जो 4 डिफरेंट चैम्बर्स है, इन चैम्बर्स की होने की वजह से जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। ऑक्सीजनेटेड का एक अलग बात है, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी के सभी पार्ट में सप्लाई होगी। उसके बाद हो गया डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का रूट भैया ये है, जैसे कि समझ लो कि एक बस का जो रूट है वो ये है, यहाँ से कौन सी बस जाएगी, ऑक्सीजनेटेड। ये जो रूट है ये दूसरी बस का है, इस रूट से कौन सी बस जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड। बस बात खत्म। हाँ जी। हाँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। ये नेचुरली ऐसा होता है कि भैया वॉल मस्कुलर वॉल है, नेचुरली जो होती है मोटी होती है। उसका रीजन है कि जब इन वॉल्स के थ्रू, जब यहाँ से जब बल्ब आपका जो ब्लड फ्लो करता है वो बहुत हाई प्रेशर से, तो नेचुरली सभी के केस में वो क्या होता है। लेकिन अगर किसी के केस में किसी भी रीजन से अगर वो रप्चर हो जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, ऑब्वियसली फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। जो आपने ब्लड प्रेशर सुना है ना सबने, वो ब्लड प्रेशर का मतलब यही है जो आगे अभी हम पढ़ेंगे वो यही होता है कि भैया जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इतने हाई प्रेशर से फ्लो नहीं करता है, इसलिए जहां से वो फ्लो करता है वहां पर जो है वॉल्स इतनी ज्यादा थिक नहीं होती। एक मिनट, पहले ये क्लियर होगी बात आपको, ठीक है? थोड़ा जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, लेफ्ट वाली साइड में, क्योंकि राइट वाली साइड में जो होता है आपका ब्लड वो कौन सा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ गया बात, ठीक है? आगे देखो, अब आपको यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। Such separation allows a high affinity supply of oxygen to the body, and this is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals. जैसे कि हम लोग, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना होता है, ठीक है? विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये बात क्लियर होगी, ठीक है? इसके बाद देखो आगे क्या कहा जा रहा है आपको। In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment. जिन एनिमल्स को अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता, उनकी बॉडी जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ही टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है, तो वहां पर कुछ भी ऐसे 4 चैम्बर्स वगैरह वाली बात नहीं होती है, ना उनकी रिक्वायरमेंट होती है ऐसे। Such animals like amphibians or many reptiles have 3 chambered hearts. तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के कैसे कितने चैम्बर होते हैं, 3 होते हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। तो अगर इनकी बॉडी में कोई मिक्सिंग भी हो जाए या हो भी जाती है तो कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज इनकी बॉडी में कोई ऐसी हाई रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑक्सीजन। और फिश में तो कितने होते हैं, 2 चैम्बर। तो अगर यही बात मैं फिश को लेके करूं, तो फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट, एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स। इसमें क्या होता है, ब्लड पहले कहां पर जाता है, ब्लड की पंपिंग होकर ब्लड कहां पे पहुंचता है, गिल्स में आता है। वहां से वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और वहीं से फिर उसकी जो सप्लाई होती है एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, फिर उसकी सप्लाई पूरी बॉडी पर हो जाती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है? दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ। ये यहाँ पर तो ब्लड जो होता है वो एक ही बार हार्ट पर जाता है, लेकिन हमारे केस में 2 बार जाता है। पहले ऑक्सीजनेटेड किया, फिर डीऑक्सीजनेटेड किया, तो एक साइकिल में 2 बार ब्लड हार्ट में गया। उससे होता हुआ क्या, समझ में आ रहा है भैया? लेफ्ट एट्रियम से जब शुरुआत हुई तो ऑक्सीजनेटेड की हुई, और राइट एट्रियम में जो पहुंचा था वो कौन सा पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट में 2 बार आया ना ब्लड का फ्लो, पहले ऑक्सीजनेटेड और फिर डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ रहा है? ऑन द अदर हैंड, यही कहा जा रहा है, ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट, एंड दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। ये कहानी क्लियर, ठीक है? अब देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज ब्लड प्रेशर। दैट इज ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कि ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल, इसमें से क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है।
जब ये ब्लड फ्लो करता बहुत, मैंने अभी कहा ना बहुत हाई प्रेशर से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करता है। जब वो प्रेशर से फ्लो करता है तो जो इसकी वॉल होती है किसकी, ब्लड वेसल्स की, ये इस पर एक प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड, इस पर क्या होता है प्रेशर क्रिएट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जो वॉल्स होती है इस पर क्या होता है प्रेशर क्रिएट होता है, इसी प्रेशर को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। समझ में आई बात? ठीक है, तो दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। अब यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, एक हो रही है आर्टरीज की और एक वेन्स। आपको क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है। आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन्स में कम होता है। अब इसका मतलब क्या है, पहले थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आर्टरीज होती क्या है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से ब्लड अवे लेके जाने का मतलब ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ये जा रहा है ऑक्सीजनेटेड। ये कौन सा ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि एक चीज तो क्लियर होगी कि आर्टरी से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ऑक्सीजनेटेड, वो कौन सा है ऑक्सीजनेटेड। ये क्लियर हो गया। आर्टरीज क्या होती है, ये वो ब्लड वेसल्स होती है जो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से बॉडी पर गया ब्लड वो कौन सा था ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है। ये बात क्लियर। वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती है जो पुश करती है ब्लड को बैक टू योर हार्ट। समझ में आ गया। आर्टरीज क्या कैरी करती है, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स क्या करती है, हार्ट जो ब्लड होता है उसको पुश बैक, यानी कि जब वहां से वो निकल गया बॉडी की तरफ चला गया तो बॉडी से दोबारा वहां लेके जाना, ये काम किसका होता है, ये होता है वेन्स का। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। The pressure of the blood inside the artery during the ventricular systole contraction is called systolic pressure. क्या कहा जा रहा है आपको, प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी, आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा जा रहा है ऑक्सीजनेटेड। और मैंने अभी आपको बताया था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बहुत हाई प्रेशर से जाता है। समझ में आ रहा है? उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। आगे क्या कहा गया, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल में, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तब प्रेशर हाई रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हाई आगे की तरफ जा रहा है, रिलैक्स कर रही है तब प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो जब हाई प्रेशर रहता है तो उस प्रेशर को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। देखो फिर से समझो, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, आर्टरी में देखो दो तरह का प्रेशर बनता है, एक एक हाई एक लो। हाई बनता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो बहुत ब्लड बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएगा, लो बनता है जब वो रिलैक्स करे। भैया जब ऐसे करोगे तो चीज आगे की तरफ जाएगी ना, ऐसे जैसे आपने वो पेरिस्टैटिक मूवमेंट देखी थी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था फूड आगे की तरफ जा रहा था। तो आर्टरीज में क्या होता है कि जब क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है, आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड जो फ्लो करता है बहुत हाई प्रेशर से करता है, तो जब हाई प्रेशर से फ्लो करता है उसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। तो बेसिकली आप ये समझो जो ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट होती है वो दोनों प्रेशर की होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्टोल, यानी कि जब आर्टरी रिलैक्स करती है तब जो प्रेशर होता है उसको क्या कहा जाता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि इसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। मोटी मोटी बात क्या समझ में आ रही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको क्या कहता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स करती है उसको क्या कहता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्लियर हो गया। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीपी कितना होना चाहिए, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है यानी कि जब लोअर कम से कम कितना होना चाहिए 80। तो ये आपने कई बार डॉक्टर को भी देखा होगा जब वो मेजरमेंट करता है तो ये 80 होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 120। बहुत ज्यादा हाई को क्या कहा जाता है हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा कम होगा प्रेशर ही कम हो गया तो भैया आगे फ्लो कैसे करेगा, फिर ब्लड की रिक्वायरमेंट तो पूरी बॉडी को है ना। बहुत ज्यादा हाई भी ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा हाई का मतलब क्या है हाइपरटेंशन है, एक एक लेवल से ज्यादा हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है, और अगर डाउन जाएगा तो भी ठीक नहीं है। तो वैसे ही प्रेशर कम हो गया तो फ्लो कैसे करे, तो फ्लो कम हो जाएगा, तो जो सप्लाई मिलनी चाहिए ऑक्सीजन की पूरी बॉडी को वो नहीं मिल पाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फिग मैनोमीटर। एस साइलेंट होता है,
फिग्मोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं? फिग्मोमैनोमीटर। एस साइलेंट होता है, एस मत लगाना, ठीक है? क्या बोलोगे? फिग्मोमैनोमीटर। और ये इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपने देखा भी होगा डॉक्टर की शॉप, डॉक्टर के क्लिनिक वगैरह में जब आते हो, ज्यादातर तो यही देखा होगा आपने, ठीक है? ये दोनों ही आपका क्या है? फिग्मोमैनोमीटर। और ये किस चीज के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? टू मेजर बीपी। फिर से रिपीट अभी तक जो आपने पढ़ा फिर से सबसे तक। सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला स्टेप हमने ये पढ़ा कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला काम किसका होता है? पंपिंग ऑर्गन का। वो हमारी बॉडी में होता है हार्ट, या सभी की बॉडी में कह लो, जो मैमल्स है, ठीक है? या मैमल्स या बर्ड्स होता है, उनकी बॉडी में जो हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है, ये हमने समझ लिया। फिर हमने समझा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम फिर आपकी क्या करती है? लेफ्ट एट्रियम क्या करती है? पहले तो रिलैक्स करती है जब वो ब्लड को रिसीव कर रही होती है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करके वो ब्लड फिर वहां से नीचे आता है कोरस्पॉन्डिंग चैम्बर में, कोरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर उस ब्लड की जो सप्लाई होती है रेस्ट ऑफ द बॉडी में होगी, और ब्लड से ऑक्सीजन होगी खत्म। अब वो जो ब्लड है आपका, वो आपका जाता है सीधा राइट एट्रियम, क्योंकि डीऑक्सीजेनेटेड वाले ब्लड का जो रूट है वो राइट वाला है। अच्छा जो ब्लड है उसका रूट है लेफ्ट वाला, ऐसे याद रखो। वो जो गंदा वाला ब्लड यहाँ पे समझो तो डीऑक्सीजेनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि हमें तो चाहिए भैया ऑक्सीजन, हमारे लिए तो वही अच्छा है। जो गंदे वाला ब्लड है जो हमें नहीं चाहिए, उसका रूट है यहाँ पे उल्टा है। अच्छे वाले का रूट है लेफ्ट वाला, और गंदे वाले का इन्फेक्टेड ब्लड कह लो, जो भी कह लो उसको, जैसे भी याद रखना है आपको, उसका रूट है राइट वाला। अब जो आपका डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट वाले रूट पर, वो भाई साहब पहुंच, वो भाई साहब नहीं मतलब वो ब्लड पहुंच गया आपका राइट एट्रियम में। ये बात समझ में आ गई, ठीक है? राइट एट्रियम जब उसको रिसीव कर रही है वो क्या हो रही है? रिलैक्स हो रही है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो फिर वो आगे आ गई आपकी राइट वेंट्रिकल, ठीक है? हाँ, उसी के पार्ट है ना, जो पूरा का पूरा जो आपने ये देखा यहाँ पर, ये देखो, ये रहा ना आपका। मेनली आप अभी फोकस, अभी जो बात कर रहे हैं वो इसकी कर रहे हैं, ये यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है? और यहाँ से फिर यहाँ से जो उसकी सप्लाई है वो सभी बॉडी पर चलेगी। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है? चले आगे। फिर आपने ये पढ़ा, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका? हमने ये पढ़ा कि भैया हमारी बॉडी में 4 चैम्बर हर्ट होने की वजह से जो ये पार्टीशन होता है, इसी की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में हमेशा जो होती है हाई एफिनिटी रहती है ऑक्सीजन। लेकिन जो बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जो इतनी हाई एफिनिटी नहीं होती, उनकी बॉडी जो होती है वो अपने टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के इफेक्ट में मेंटेन कर लेती है। लेकिन हमारी बॉडी को खुद जो मेंटेन करने के लिए हाई ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वार्म ब्लडेड होती है। तो उनकी बॉडी में 3 चैम्बर हर्ट से काम चल जाता है, मिक्सिंग हो जाए तो भी काम चल जाता है। फिर आपने क्या पढ़ा? फिर आपने बात की फिश की। फिश में तो 2 ही चैम्बर होता है, सीधा ब्लड क्या गिल्स के पास ऑक्सीजनेटेड हुआ, पूरी बॉडी में सप्लाई। फिर आपने ये पढ़ा कि भैया जो आपकी वेन्स होती है उनका क्या होता है? जो मस्कुलर जो उसकी वो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, या फिर उस पर बताओ। चलो अभी ये सबसे पहले ब्लड प्रेशर वाले में आते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है हाई प्रेशर सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। डिसिस्टोलिक में क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जब वो क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट करती है आर्टरीज, तो क्या होता है बहुत स्पीड से फ्लो करता है आर्टरीज में जब वो होता है। और उसमें क्या होता है जब वो रिलैक्स होती है तो उसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है, जो डिसिस्टोलिक कहते हैं। तो हाई में मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 120 mm ऑफ एचजी होना चाहिए। और लो में क्या होना चाहिए? 80 mm ऑफ एचजी होना चाहिए। ज्यादा हाई होगा तो हाइपरटेंशन, लो होगा तो वैसी दिक्कत। तो इसके बीच में होना चाहिए, ये होता है। इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? पिग्मोमैनोमीटर। पिग्मोमैनोमीटर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? आगे देखो क्या कहा जा रहा है आपको। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, जिसको आप कहते हैं बीपी हो गया, बीपी बड़ा हाई है, कहते हैं ना बीपी ठीक है, कहते हैं नहीं जी हाई है, हाइपरटेंशन। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है? इससे क्या होता है? विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो
एंड इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ये वो बात आ गई कि भैया अगर बीपी हाई हो गया तो ब्लड का जो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से वो फ्लो कर रहा है, वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब जिससे जो आपकी क्या है आर्टरीज है, जिससे वो फ्लो कर रहा है, वो रप्चर हो सकती है, और लोगों की होती भी है, जिससे क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से इट मे कॉज देयर डेथ। समझा गया? कहते हैं ना ज्यादा ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा वो नहीं, बीपी बढ़ जाएगा, किसी को इश्यू हो तो उसको बार बार शांत किया जाता है कि भैया इससे आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, कौन से वाला, पंपिंग ऑर्गन वाला। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा था हमारा, वो आता है आपका ट्यूब वाला। अब ट्यूब वाले को समझो, देखो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके, टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अभी हमने डिस्कस किया। आर्टरीज किसको कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। सिंस द ब्लड एमर्जिस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, यही हमने पढ़ा था भैया, हार्ट से जो ब्लड आता है एमर्जिस होता है, यानी कि निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वो प्रेशर से निकलता है, क्योंकि इमीडिएट नीड होती है पूरी बॉडी की ऑक्सीजन की। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, इसी वजह से जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है। इस चीज को थोड़ा सा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्टरी और वेन्स की, पहले इसको समझो। आर्टरी जो वो क्या कैरी करती है, वो ब्लड को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम हार्ट, तो बेसिकली यहाँ से कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, ये बात क्लियर। वेन्स जो है वो क्या कैरी करती है, इट कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। ब्लड अंडर हाई प्रेशर, इसमें जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें जो ब्लड जाता है वो लो प्रेशर में जाता है, ये बात क्लियर है। इसमें हाई प्रेशर में जाने की वजह से इसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, ताकि वो उसको सस्टेन कर पाए उस प्रेशर को। वेन्स में लो प्रेशर में जाता है, इसलिए इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, ये बात भी क्लियर। आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वेन्स होते हैं इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है। वेन्स होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व। देखो ये जो है आपका, ये देखो, क्या ये चीज हाईलाइट कर पा रहे हो, ये वॉल्व है। यहाँ पर जो होते हैं वॉल्व्स होते हैं, ये जो आर्टरीज होती हैं, देखो यहाँ से जो ब्लड आया वो आर्टरी से आया, ये समझ में आ गया। आर्टरी ने सप्लाई कर दी, ठीक है, सभी पार्ट्स में कर दी। आगे जाके जो ये ब्लड होता है, ये सारी फिर इकट्ठी होगी, देखो पहले पार्ट्स में डिवाइड होगी ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये ऐसे से डिवाइड होगी। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ, बॉडी है। देखो ये आपकी क्या आर्टरी है, क्या आर्टरी, आर्टरी ने पूरी बॉडी में सप्लाई कर दी, ऐसे फैल गई, फैल गई। आगे जाके फिर ये इकट्ठी होगी, एक में कन्वर्ट हो, तो ये आपकी क्या होगी, वेन्स। आर्टरी जो ये फैल जाती है और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, ताकि सप्लाई हर जगह पहुंचे, इसको बोलते हैं कैपिलरीज। आर्टरीज आगे जाके और छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये क्लियर हो गया। सिंस द बॉडी emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls, veins collect the blood। अब इसमें क्या होता है, देखो इसके बाद देखो, veins collect the blood from different organs and bring it back to the heart। आर्टरीज के बाद ये ब्लड कहां पर जाता है, आगे किसके थ्रू फ्लो करता है, वेन्स के थ्रू। आर्टरीज का रूट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आर्टरीज से आगे जाके बनती है कैपिलरीज, कैपिलरीज फिर आगे आगे किस में कन्वर्ट हो जाती है, किससे कनेक्ट हो जाती है, वेन से। वेन से जो ब्लड फ्लो करता है वो कौन सा करता है, डीऑक्सीजन। आर्टरी से ब्लड निकला, थिक वॉल होती है, हाई प्रेशर से निकला, ये समझ में आ गया। आगे जाके छोटी छोटी इंट्रासेल्युलर स्पेस है जो भी होता है, वहां तक इसकी सप्लाई होने के लिए आगे जाके और थिन वेसल्स पे कन्वर्ट हो जाती है। इसकी ब्रांचेस क्या है आर्टरीज की, को क्या कहते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज में सारा ब्लड की सप्लाई होगी, फिर जैसे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, वो जिसके रूट से जा रहा है वो क्या है, वेन्स है। और वेन्स में वॉल्व होते हैं, आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते। वॉल्व का क्या काम है मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या है आपका, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इंस्टेड दे हैव वॉल्व दैट एंश्योर दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, कि भैया जो आपकी देखो ये ऐसे भी याद रख सकते हो, वी फॉर वेन्स, वी फॉर वॉल, बात करो, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स।
और ये जो स्मॉलर वेसल्स होते हैं, द स्मॉलर वेसल्स हैव वॉल्स व्हिच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। ये भी क्लियर हो गया? को क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। Exchange of material between the blood and the surrounding cell takes place across this thin wall. The capillaries then join together. फिर कैपिलरीज दोबारा इकट्ठी होकर फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कैपिलरी जो होती है सभी जगह सप्लाई होगी, आगे जाके फिर ये जुड़ के आगे किसमें आगे क्या किसका कनेक्ट हो जाती है? वेन्स के साथ। कैपिलरी then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. समझ में आया सारी बात? क्या समझ में आया आपको यहाँ तक? देखो ये क्या है? आर्टरी। आगे जाके आर्टरी ब्रांचेस में कन्वर्ट होगी, ये क्या है? कैपिलरीज। सभी जगह सप्लाई होगी, सप्लाई होती सारा ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे किसके थ्रू जा रहा है? ये इकट्ठी हो गई, इकट्ठी हो गया, अभी किस में कन्वर्ट होगी? आगे किससे कनेक्ट होगी? वेन से। अब ये जो ब्लड जा रहा है किससे जा रहा है? ये आपका वेन से जा रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखो, एक्सचेंज exchange of material between the blood and surrounding cell takes place across this thin wall। था कैपिलरीज, ये सारा तो हो गया हमारा। आगे चलो, अब आता है आपका मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट, लास्ट पार्ट इसका, ह्यूमन बींग्स का क्या है? मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। अब इसमें क्या होता है देखो, व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक। अब मान लो ये जो आपका सिस्टम है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? आर्टरीज के थ्रू, जो भी कर रहा है, इसमें लीकेज आ जाए। अब इसमें क्या होगा? लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाएगा। लीकेज का मतलब उससे निकलना शुरू हो जाएगा। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर। अगर ब्लड का ही लॉस हो गया तो वो प्रेशर, जिस प्रेशर से फ्लो कर रहा था, भाई लीकेज हो रही है तो प्रेशर भी कम हो गया। समझ में आ गया? विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। देखो आप ऐसे समझो, जैसे कि ये भैया आपकी एक ब्लड वेसल, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी है? ये लीकेज हो रही है, होगी ना लीकेज, यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो। अब यहाँ पर क्या होता है? प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। प्लेटलेट्स भी इसमें एक सेल होते हैं। ये सब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? यहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, और इस ब्लड को क्या कर देते हैं? क्लॉट कर देते हैं। देखा ना, कोई चोट वगैरह लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां पर खून आपका जम जाता है। वो किसके थ्रू होता है? प्लेटलेट्स। समझ आ गया? प्लेटलेट्स भी इसमें सेल होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, ऐसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वैसे प्लेटलेट्स होते हैं। जैसे कि आपकी ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर क्या होगी? लीकेज होगी, तो यहाँ पर क्या होगा? जितने भी प्लेटलेट्स है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे, और इस ब्लड को क्या कर देंगे? क्लॉट कर देंगे। एक मिनट, अभी मैं डाउट देता हूँ, पहले से चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है। इन एडिशन, अब देखो, इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। भैया अगर लीकेज होगी तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, तो जो एफिशिएंसी है बॉडी की वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी। अब इसके लिए क्या होता है? टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल। अब इस चीज से के लिए हमारे पास क्या होता है? प्लेटलेट सेल होते हैं, which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंसेप्ट, दैट इज लिम्फ। अगर मैं लिम्फ की बात करता हूं तो ये क्या होता है? देखो, there is another type of fluid also involved in transportation and this is called lymph। इसको क्या कहा जाता है? लिम्फ कहा जाता है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होता है? छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, कई बार क्या होता है उसमें से क्या होता है? सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेस समझते हो ना? इस सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, होता क्या है? फिर से देखो, कैपिलरीज में जो छोटे छोटे पोर्स होता है उसमें से क्या निकलता है? प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, और वो कहाँ पे चला जाता है? सेल्स के बीच में। सेल्स के बीच में ये जो इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब स्पेस अमंग द सेल्स। ये समझ में आ रही है? तो ये जो फ्लूइड होता है ये कहाँ पर आता है? यहाँ आ जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड, और इसी को क्या कहा जाता है? लिम्फ कहा जाता है। इसी फ्लूइड को, और आपको याद होगा आपका ये सैंपल पेपर था सीबीएसई का, उसमें भी लिम्फ को लेके क्वेश्चन था। समझ में आ गया था? ठीक है, आगे देखो। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस।
लेकिन ये क्या होता है, उसका तो कलर कैसा था, येलो, लेकिन इसका कलर कैसा है, ये कलरलेस। एंड कंटेन लेस प्रोटीन, और उसके कंपैरेटिवली से प्रोटीन भी क्या होता है, कम होता है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। लिम्फ के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो क्या होता है लिम्फ, कैपिलरीज के जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उससे क्या निकलता है, कुछ प्लाज्मा निकलता है, कुछ प्रोटीन निकलता है, और ब्लड सेल्स। और ये कहाँ पे चला जाता है, इकट्ठा हो जाता है इंट्रासेल्युलर स्पेस में जाके। इसी फ्लूइड को क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। इसी फ्लूइड को क्या कहा जाता है, लिम्फ। और ये कलरलेस होता है, इसमें प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा के कंपैरेटिवली वो कम होता है। ये बात क्लियर, ठीक है। अब बात होती है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये लास्ट पार्ट है आपका इस कंसेप्ट का। देखो भैया, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ये आपका एक प्लांट, ठीक है, और ये जो है आपकी ये रूट्स है, ये क्या है, रूट्स, ठीक है। अब ये जो प्लांट है, अगर रूट्स और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, तब तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसी से जो है इसमें जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वो डिफ्यूजन से ही हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे कि ये एक ट्री है आपका और ये ट्री है आपका, लेकिन जो इसकी रूट्स है वो बहुत नीचे है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में गैप ज्यादा है, तो डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। उस केस में भी दो प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, एक होता है रूट प्रेशर और एक होता है आपका ट्रांस ट्रांसपिरेशन। समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, फॉर प्लांट द सोइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो ये प्लांट्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की, वो कहाँ से पूरी होती है, वो सोइल से पूरी होती है। सोइल से मिलते सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स, आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस therefore occur through the part in contact with the soil namely roots। अब सोइल के कांटेक्ट में क्या होता है, रूट्स। सोइल के कांटेक्ट में क्या होता है, रूट्स होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन जो कि रूट्स है आपका, एंड क्लोरोफिल जो लीव्स है, अब रूट्स और लीव्स के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल ये प्लांट्स की रिक्वायरमेंट। प्लांट को वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, और जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनता है उसकी सप्लाई पूरे प्लांट्स में होनी चाहिए। प्लांट्स में ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कैन इजीली डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब डिफ्यूजन से हो जाए कब, रूट्स और क्लोरोफिल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, बट लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर क्या होगा, बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन। अब ये डिस्टेंस ज्यादा है रूट और क्लोरोफिल यानी कि लीव्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो काफी नहीं होता। A proper system of transportation is therefore essential in such situation। यहां तक सारी बात समझ में आ गई, चलें आगे, ठीक है। अब देखो प्लांट्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी। देखो प्लांट में किसी चीज की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक तो होती है फूड की, एनर्जी स्टोर का मतलब फ्रॉम लीव्स यानी कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में। एंड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस किस चीज की हो रही है, एक और ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और प्लांट में होती है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। Xylem moves water and minerals obtained from the soil। जो वाटर मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कौन करता है, वो जाइलम करता है। Phloem transport product of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to the other parts of the plant। और फूड की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, वो करता है फ्लोएम टिश्यू। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाटर और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कैसे होती है। देखो एट द रूट्स सेल्स इन कांटेक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयंस। पहले इस प्रोसेस को समझो, ये होता क्या। देखो जैसे कि ये मान लो आपका प्लांट है, प्लांट में थोड़ा अलग ही बना देते हैं।
तुम लोगों का ध्यान प्लांट में रहेगा नहीं। ठीक है, चलो ये प्लांट है, मैं इसका ऊपर का हिस्सा ही नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छा भैया ये प्लांट है मान लो, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर, चलो चलो नाउ बी सीरियस, ठीक है। अब ये जो है आपका, ये इसकी रूट्स है, ये क्या है, रूट्स। ठीक है, रूट्स में भी क्या होता है, देखो वाटर और मिनरल्स होते हैं, और जो सॉइल है, सॉइल में भी क्या होता है, वाटर और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब जो बात आपको बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि रूट्स के थ्रू ये क्या करता है, ये जो मिनरल्स है, ये रूट्स जो होते हैं मिनरल्स को सॉइल से अपनी तरफ खींच लेती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब रूट्स, ये मिनरल्स यहाँ चले गए, तो यहाँ पे मिनरल्स की कंसेंट्रेशन तो बढ़ गई, लेकिन वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी ना। मिनरल्स की तो बढ़ गई, तो एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि यहाँ पर वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है। अब ध्यान से समझो इस चीज को। तो ऑस्मोसिस सबको पता है, यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो वाटर है ये भी मूव करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ में आ रही है बात कि किस तरह से मूवमेंट होती है। तो ये जो बात आपको यहाँ समझाई जा रही है, अब इसको समझो। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको यही समझाया जा रहा है, एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल, यानी कि जो सेल्स होते हैं सोइल के कॉन्टैक्ट में, एक्टिवली टेक अप आयंस। आयंस का मतलब उन्होंने मिनरल्स को ले लिया। सेल्स होते हैं रूट्स में, तो रूट्स में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने मिनरल्स को ले लिया। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो डिफरेंस आ गया, यानी कि अब रूट्स में जो है वो मिनरल्स का आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, पर वाटर का क्या हो गया, कम। बैलेंस वो हो गया ना। अब उसमें आयन ज्यादा है लेकिन वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है, कम। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो वाटर का जो कंसेंट्रेशन अब सोइल में ज्यादा है और रूट्स में क्या है, कम। तो वाटर मूव करता है थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट सेल, ठीक है, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडीली पुश अपवर्ड। फिर क्या हो गया, जैसे वाटर की वहां पे मूवमेंट शुरू होती है, एक अपवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है। इसको वो कौन क्रिएट करता है, जाइलम, और वो इस वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है। तो ऐसे किसकी, मतलब एक प्रेशर क्रिएट होता है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant. Plant use another strategy to move water in the xylem upward to the highest point of the plant body. और उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है ये भी समझो। देखो ट्रांसपिरेशन में ये होता है, जैसे कि देखो ये आपका ट्री है, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ कि भैया पूरा ही प्लांट सेल ही है ना, ऐसे हमारी पूरी सेल से अपनी प्लांट भी पूरा सेल से बना हुआ है, ठीक है। अब आप ये समझो, देखो ये जैसे ये सेल का एक एक यूनिट है, ये सेल, ये सारे सेल आपस में कनेक्टेड है। ये सारे सेल आपस में क्या है, इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे सेल जो है इस तरह से आपके कनेक्टेड है। अब यहाँ जो आपका वाटर मॉलिक्यूल था, थ्रू ट्रांसपिरेशन क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, वैकेंट स्पेस हो गया। तो ये जो इसका मॉलिक्यूल है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे ये जो इसका मॉलिक्यूल है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है ना। ये ट्रांसपिरेशन होता है। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऐसे जो है पानी जो होता है ऊपर की तरफ, ये प्रेशर ऐसे क्रिएट होता है कि सारे के सारे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स अपवर्ड लेवल पर सबका क्या होगा, मूव करता जाएगा करता जाएगा। तो ये ऐसे यहाँ से भी मूव करता जाएगा। ये पानी यहाँ से चला गया ना, तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, इवेपोरेट ही होता है ना। तो यहाँ से तो यहाँ पर क्या हो गया, खाली हो गया, तो वो नीचे वाले से लेगा। ऐसे ऐसे वो एक दूसरे को खींचते जाते हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी आगे। तो यही चीज देखो यहाँ पर आपको बताई गई है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट अ सक्शन। जब लीफ से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, तो उससे क्या होता है, सक्शन क्रिएट होता है। सक्शन का मतलब क्या होता है, अपवर्ड प्रेशर।
विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट, जो रूट से पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो पानी के ऊपर जाने की दो प्रोसेस हुए आपके, एक हो गया रूट प्रेशर, रूट के थ्रू हुआ, दूसरा क्या हुआ आपका, ट्रांसपिरेशन। समझ में आ गया, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स का मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। Thus transpiration help in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from the roots to the leaves. It also help in temperature regulation, ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी, आपने देखा होगा प्लांट्स के आसपास का या ट्री के आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो ठंडा रहता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। देखो रात को तो सिर्फ रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर सप्लाई होगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के लिए तो धूप होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, लेकिन अगर दिन की बात करें, व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि दिन के टाइम में ज्यादा किसका इफेक्ट रहता है, ट्रांसपिरेशन का, मूवमेंट ऑफ वाटर में, और रात के टाइम में किसका रहता है, रूट प्रेशर, क्योंकि रात को तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं आपका। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब लास्ट पार्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, अभी तक आपने क्या समझा, देखो फूड की अगर हम बात करें तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को तो फूड कहा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स में होता है, तो बेसिकली जो फूड बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो लीव्स में बनता है। कहाँ पर मूव करता है, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड बना कहाँ पर, लीव्स में। लीव्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, जिसकी वजह से वहां पे फूड बना, और वहां पे फूड बनने के बाद उसकी सप्लाई जो होती है वो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स पर होती है, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू, उसको क्या कहा जाता है, नोन एज फ्लोएम। यदि समझ में आ रही है, ठीक है। बिसाइड द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड, इसके अलावा फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को, ये जो फ्लोएम में जो फूड ये ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of a adjacent companion cells both in upward and downward direction। अब थोड़ा समझो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये प्रोसेस होता कैसे है। ये प्रोसेस ऐसे होता है आपका, जैसे कि मान लो ये आपका ट्री है, ठीक है, या कोई प्लांट है, मैं एक प्लांट ले लेता हूं, कि यहाँ एक प्लांट है कोई, ठीक है, और ये उसकी एक लीफ है, तो ये लीव्स है, ठीक है। अब इस लीव्स में क्या होगा, फूड बनेगा, ठीक है। अब मान लो इसी प्लांट में, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड कर देता हूँ, ये इसी प्लांट में मान लो ये एक प्लांट है जो नॉन ग्रीन पार्ट है। कौन सा पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट, ठीक है। अब इसकी रिक्वायरमेंट है इस फूड की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बीच में, यहाँ पर होता है आपका फ्लोएम। अब ये जो लीव होती है, ये लीव्स, ये जो फूड बनता है, ये फूड कहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू में जो होता है ये जैसे कि ये फ्लोएम टिश्यू है, इसमें जो है ये जो फूड है आपका, शुगर सुक्रोस या जो भी, इसको इस तरह से समझो आप, ये आपका इस तरह से ट्रांसफर, तो सारे के सारे ये जो फूड है वो इस तरह से सप्लाई इसकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ही क्या होता है, जाइलम भी होता है, ठीक है। जाइलम में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट हो रही होती है, वो वाटर भी यहाँ पर जाना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी आना शुरू हो गए, तो एक हाई प्रेशर हो गया। अब इस रीजन में तो ये हाई प्रेशर बन गया इस तरह का, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, लो प्रेशर है। तो कैसे ये जो पार्ट है ये कैसे मूव करेगा, हाई रीजन टू लो रीजन मूव करेगा, और जैसे वो नीचे की तरफ मूव करेगा इसकी सप्लाई इस पार्ट को भी मिल जाएगी। तो वाटर तो कर ही रहा है ना आपका, यहाँ पर बात है कि यहाँ पर खाना पहुंचेगा कैसे। तो यहाँ पर जो खाना बना है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले कहाँ पर गए, फ्लोएम में गए,
तो वहां पे उसकी वो कंसेंट्रेशन बढ़ गई, प्लस यहाँ पर क्या था, जाइलम था, तो जाइलम से भी अब यहाँ पे प्रेशर में डिफरेंस आ गया, तो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे मूव करना शुरू हो गए, तो यहाँ पर जो है एक हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। उस हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से नीचे वाले पार्ट में क्या था, लो प्रेशर था। ये चीजें, ये जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ, ये फूड की जो सप्लाई है वो नीचे की तरफ जाने लगी। जैसे वो नीचे की तरफ आई, जिस पार्ट की, इस पार्ट को इसकी सप्लाई मिल गई। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells with in upward and downward direction। तो ऊपर नीचे इस तरह से सप्लाई होती है, जैसे जैसे प्रेशर ही ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इसमें आगे देखो क्या बताया गया आपको। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by the simple physical forces, physical forces कौन कौन से होते हैं वो, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। जो फ्लोएम ने उन फूड पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचा, वो एटीपी की हेल्प, मतलब एटीपी उस एनर्जी का यूज करके, एनर्जी लगी ना उसको अपनी तरफ वो करने में। ठीक है, और जो फूड था वो किस फॉर्म में था, सुक्रोज, बताया ना मैंने आपको एसएस। ठीक है, तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू, तो वहां से वो लीव से वो सुक्रोज मटेरियल कहां पर चला गया, फ्लोएम टिश्यू में चला गया। ठीक है, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, और किसकी हेल्प से किया, एनर्जी की हेल्प से। कौन सी एनर्जी, एटीपी, यानी कि कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ी उसको वहां से वहां सप्लाई करने में, एनर्जी तो लगती है। ठीक है, दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू, जिससे वहां पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो, जिसकी वजह से वाटर कहां से मूव किया था, जाइलम से फ्लोएम में चला गया, तो वहां पे सुक्रोज भी चला गया और वाटर मॉलिक्यूल भी चले गए। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू व्हिच हैव द लेसर प्रेशर। अब ऊपर प्रेशर ज्यादा, नीचे प्रेशर कम, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गया। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। बोलो भाई, हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन। कोई डाउट? ठीक है,